हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.7 को, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। उसको जाकर और अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो हमें रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। हमें क्या करना है ज्ञात, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे समझेंगे वो देखिए। तो हमें रेलगाड़ी की चाल भी नहीं पता है, तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूरी d है। दूरी d मान लिए, d किलोमीटर है। दूरी क्या है, d किलोमीटर है। दूरी को हम लोग d से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग d ही मान लिया। आप लोग चाहे तो y भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। x तो मान लिए, y m s p q जो भी मान सकते हैं, आप लोग चर में मान सकते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमारे प्रश्न में कहा गया है कि वो समान एक नियत चाल से चल रही है गाड़ी जो है मेरा, वो क्या कहा है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। हाँ, समान चाल से तय करती है। यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दे तो उसको समय जो है वो 2 घंटा कम लगता है। अभी मान लीजिए एक गाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी ए है जो कि समान चाल से चलता है, तो उसे मान लीजिए कुछ समय लगता होगा। कुछ समय मान लीजिए हम 5 घंटा लगते हैं। वो मान लीजिए अगर उसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे 5 घंटा समय लगता है कुछ दूरी को कवर करने में। ठीक है, अगर वही रेलगाड़ी को अगर हम स्पीड को बढ़ा दें, यानी x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो होगा क्या, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाने के बाद वो क्या होगा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने के कारण से मान लीजिए उसे यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है। अब वो ज़्यादा फास्ट में आएगी, तो ज़्यादा फास्ट में आएगी तो समय कम लगेगा, तो मान लेते हैं 3 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है बाबू, लगता है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आता है मेरा, जो ज़्यादा स्पीड चलने से कम समय लगेगा और समान चाल से चलने से ज़्यादा समय लगेगा ना। तो यहाँ से प्रश्न में हमारा कहा गया है, प्रश्न से देखिए अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता होगा जो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमारा दूरी कितना है, d, और समान x, जब x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, और वही समय उसी में से हम लोग मतलब मान लीजिए इसका समय 5 घंटा निकल के आता है भाग देने पर, और दूरी तो d ही है, दूरी तो बदल नहीं रही है। और अब क्या कहा गया है, तो चाल को बढ़ा दिया गया, चाल यानी कि x प्लस 10 कर दिया गया, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा देने पे इसकी समय क्या आएगी, 3। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या निकल के आता है, 2। ये यानी कि ये जो है ये 2 घंटा के बराबर में होगा। कैसे, वो आपको समझने का प्रयास कीजिए। उसमें कहा गया है जब रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो पहले कितना था, 5 घंटा था, अब उसकी चाल बढ़ गई तो 3 घंटा ही लग रहा है। तो 2 घंटा का जो अंतर आया, डिफरेंस आया, वो इसके बराबर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये समय निकला है और ये भी टाइम ही निकाले हैं। तो टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे तो 2 घंटा निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। चाल समय में क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो ये समय निकल के आया, ये भी समय निकल के आ गया। तो जब समय में से समय को माइनस करेंगे तो समय ही निकल के आएगा ना बाबू। तो 2 घंटा जो अंतर दिया है वही निकल के आएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
इसको हल करने के लिए चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस 10, दूसरा कोई तरीका नहीं, इस हल करना ही पड़ेगा इसको। ये भाग दीजिएगा तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ से d इंटू एक्स प्लस 10 माइनस भाग दीजिएगा तो ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो ये डी एक्स प्लस 10 माइनस डी एक्स बाय 2 सॉरी 2 नहीं, x इंटू एक्स प्लस 10 बाय बराबर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आता होगा आप लोग को। अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम ये डी एक्स से डी एक्स को काट लेंगे, तो यानी 10 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 10 निकल के आएगा और इक्वल टू 2 कर देंगे। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, इसमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, तो दूरी निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, d को x से गुना कीजिएगा dx प्लस d को 10 से गुना कीजिएगा तो 10d आ जाएगा। तो ये तो मिस्टेक हो रहा था हमसे, 10d। तो यहाँ से इसको हम उस साइड लेके चले जाएंगे, या s2 को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10d इक्वल टू 2 इंटू यानी 2 गुना x इंटू एक्स प्लस 10। इसको ये भाग के टर्म में इधर ले जाने पे ये गुना के टर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10d इक्वल टू इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा और यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको भाग देने पर क्या आ जाएगा ये तो ये 5d आ जाएगा। 5d इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 10 निकल के आ जाएगा। यहाँ से d इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10/5। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। उसमें क्या कहा गया वो समझते। उसमें कहा गया है यदि रेलगाड़ी की 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, यानी कि धीमी चलती होती, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। यानी कि धीमी चलेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा धीमे चलने में, तो उसे नियत समय से 10 घंटे 3 घंटे क्या लग रहा है तो अधिक लगते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, तथा जब वो धीमी चलती तो धीमी दूरी तो दूरी हमारा तो कांस्टेंट है, बराबर है, दूरी है हमारा d, और धीमी चल रहा है, पहले x था, अब धीमी चलेगा तो x माइनस 10। इसमें से हम अगर घटा लेंगे d बटा x को, यानी कि ये जितना पहले जितना समय था अब जितना समय पहले जितना समय, यानी कि अब जो समय निकल के आया धीमी चलने के बाद, और पहले जितना समय था उसको घटाएंगे तो ये 3 घंटा के ही बराबर में आ जाएगा बाबू क्योंकि ये अब धीमी चल रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा और पहले इससे फास्ट चल रहा था तो कम टाइम लग रहा था। तो इसमें से इस टाइम में से इस टाइम को मैनेज करेंगे तो ये 3 घंटा ही निकल के आ जाएगा। तो समय बराबर होता है ना दूरी बटे चाल, तो दूरी मेरा d है, चाल है x माइनस 10। यहाँ पे भी दूरी d है, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही मान है। ठीक है बाबू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस 10 इंटू एक्स, अब ये dx हो जाएगा माइनस d इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dx माइनस dx, यहाँ से माइनस माइनस प्लस d 10d, यानी कि 10d हो जाएगा यहाँ से बराबर 3d इंटू, इसको इधर लेके जाएंगे तो x इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ से ये dx और dx सॉरी 10d है, ये कट जाएगा तो 10d इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 इंटू एक्स प्लस 10, यानी 3 गुना x इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 गुना x इंटू एक्स प्लस 10 अब बाय 10 निकल के आ जाएगा। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। आई होप आप सभी को इतना तक करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमारा दूरी क्या है तो कांस्टेंट है, दूरी नियत है, तो यहाँ पे d बराबर भी जो निकला है और यहाँ पे भी d बराबर ही ये निकला है, तो यानी कि ये और ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। जब ये हमारा LHS और LHS बराबर हो तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें समझना है वैसे दूरी तो हमारा बराबर ही होगा। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट क्या है x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू बाय 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 10 बाई 10, ये इतना है। यहाँ से हमारा क्या होगा तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, तो ये x और ये x आपस में कट जाएंगे,
कट जाने के बाद इस 10 को इससे मल्टीपल होगा, तो 10 को जब x गुना करेंगे तो 10x, आप प्लस 10 को 10 से मल्टीपल करने पर ये 100 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीपल होगा तो 5 को 3 से पहले मल्टीपल करेंगे तो 15, और 15 को इस सारे से गुना कर दीजिए, तो 15 को x से गुना करने पे क्या आ जाएगा 15x, आप प्लस 15 को 10 से गुना करने पर 150। अब यहाँ से 10x इस 15x को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में 50x, और ये यहाँ से 150 और यहाँ से माइनस में 100 आ जाएगा। यहाँ से -5x इक्वल टू 50 आ जाएगा, -5x इक्वल टू 50 आ जाएगा। बाबू एक सेकेंड देख लीजिए आप लोग, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे माइनस में 10 है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है, कहीं से कोई बात नहीं। यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाने पे ये कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 250/5, यहाँ से 5 से चला जाएगा 50 मरतबे, तो x का मान कितना निकल के आ गया 50, यानी हमारा रेलगाड़ी की चाल जो है वो x यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब इसमें हमें कहा गया रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए, तो हमें ये नहीं पूछा गया, तो चलिए हम लोग दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे दूरी बराबर आप लोग चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं। क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे 250/5 है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता होगा, यहाँ पे लिख देते x इक्वल टू 250/5, ये कट जाने पे ये 50 निकल के आ जाएगा, तो x इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 50 दूरी बराबर क्या करेंगे d इक्वल टू x कितना है 50, और यहाँ से 50 + 10/5 निकल के आ जाएगा, 5 से काट दीजिएगा 10 मरतबे, यहाँ से दूरी निकल टू 60 निकल के आ गया। जल्दी से इसे समझ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम ये करेंगे। चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग मैं आप लोगों को पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है जो एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, ठीक है। यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है, मान लीजिए अगर एक 5 पंक्ति है, 5 क्या है लाइन है या पंक्ति है समझ सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके 1 2 3 4 और 5, और इसमें प्रत्येक में 3-3 करके स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 3-3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 3-3 करके विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या 5 थी और विद्यार्थियों की संख्या मतलब एक प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हुए 3। तो यहाँ से अगर हम कुल स्टूडेंट निकालना चाहें तो इस दोनों को गुना कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा, यानी कि कुल स्टूडेंट कितने हैं इस कक्षा में 15, यानी कि 15 है। आप गिन भी सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया ना बाबू, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे तो हमारा पंक्ति की संख्या और पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हुए तो नहीं दिया गया है। अगर हम पंक्ति की संख्या को x मान लें, पंक्ति की संख्या को क्या मान लेते हैं x, और पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या y मान लें। पंक्तियों की संख्या 5 था और उसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बैठा था ना, तो कुल विद्यार्थी 50 निकल के आ गया था। उसी प्रकार अगर पंक्तियों की संख्या x मान ले और प्रत्येक पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी की संख्या y हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या अगर पूछे हम तो क्या हो जाएगा x गुना y हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग अभी समझते हैं आगे। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना प्रोसेस किया था। अब यहाँ से देखिए कहा गया है जो विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है, तो हमें पंक्ति ना पता है तो मान लेंगे, माना कि पंक्तियों
की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ से हम लोग क्या माना कि पंक्तियों की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी बैठे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग विद्यार्थी की संख्या बात करें, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारा पंक्तियों की संख्या x है, प्रत्येक पंक्ति में y बच्चे बैठे हुए हैं तो गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ से हम अगर बात करें तो ये xy हो जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है बाबू, आ रहा है ना? ठीक। अब यहाँ से हमारा प्रश्न में क्या कहा गया है वो समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होता है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति जो है जिसमें कि 3 विद्यार्थी अधिक होता है। ठीक है, तो एक पंक्ति कम होनी चाहिए, तो एक पंक्ति कम होती, यानी अगर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती तो हम विद्यार्थी की संख्या y माने हैं। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती, यानी कि y प्लस प्रत्येक पंक्ति में y+3 होता, तो क्या होता कहने का तात्पर्य, तो पंक्तियों की संख्या एक घट जाती। तो x पंक्ति है ना बाबू, और उसमें से एक घट जाती तो एक घटा लेंगे, तो ये दोनों किसके मल्टीपल में आएगा, ये विद्यार्थियों की संख्या के मल्टीपल में आएगा ना। समझ में आ रहा है? मान लीजिए 5 पंक्ति है और 4, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने संख्या, यानी कि 4 है, तो यहाँ से तो 20 आया ना बाबू। ठीक है, अगर हम यहीं पे एक प्रश्न आपसे पूछ दे, जो प्रत्येक मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या 5 बढ़ जाए, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 5 बढ़ जाए और पंक्तियों की संख्या 1 घट जाती है, तो विद्यार्थियों की संख्या 5 बढ़ेगा, तो ये 4 था तो इसमें 5 जोड़ेंगे ना बाबू, जोड़ेंगे, और ये तो इन दोनों को हम गुना करके ही निकाले। 20 जो आया वो कैसे आया, हम इस दोनों को पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति विद्यार्थियों की संख्या गुना करके निकाले ना। उसी प्रकार से कहा गया जो संख्या विद्यार्थियों की संख्या 5 बढ़ जाए, 5 बढ़ा दिए और पंक्ति क्या हो जाती है तो 1 घट जाती है, तो पंक्ति मेरा क्या था 5, इसमें से 1 घटा लेंगे, तो ये 5 4 9, और यहाँ से अगर बात करें हम लोग एक सेकंड, इसमें 4 नहीं बढ़ाइए, 2 बढ़ा देंगे तो 4 2 6, यानी आप लोग समझ लीजिए इस दोनों को जो गुना करके हम लोग निकालेंगे, इसको जो गुना करके यहाँ पे जो गुना करके निकलेगा वो विद्यार्थियों की संख्या जो 20 था हमारा पहले उसी के बराबर में आएगा। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या जो 20 था उसी के बराबर में आएगा, तो यही बात कहने का हमारा तात्पर्य था। तो ये जो आएगा इस दोनों के बराबर में XY आएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या तो XY था, क्योंकि उसी को ना हम लोग एक पंक्ति में बैठाए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जो X पंक्तियों की संख्या 1 घट जाती है, कब, जब विद्यार्थियों की संख्या 3 बढ़ जाती है, तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, XY, विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर। अब यहाँ से इसको मल्टीपल कर दीजिए, x को y से गुना करें XY, x को फिर 3x गुना करें 3x, फिर इससे माइनस को -y, और माइनस प्लस माइनस 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 = XY। अब सभी को अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग तो आता ही होगा। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये XY और ये XY कट जाएंगे, तो यहाँ से 3x - y, इस -3 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये +3 आ जाएगा, इसमें लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण, अब दूसरा में क्या कहा गया है, उसी में कहा गया है जो यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते, तो अभी बोला क्या कहा गया था, 3 विद्यार्थी अधिक थे, अब इसमें कहा गया जो 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। तो यहाँ से देखिए x + 2 पंक्तियाँ अधिक बन रही है ना, कब, जब विद्यार्थियों की संख्या 3 कम है प्रत्येक पंक्ति में, तो यहाँ से ये कुल विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा, इसीलिए इसके बराबर में XY आ जाएगा। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये XY - 3x, इसको गुना करेंगे तो ये +2y और -6 = XY आ जाएगा। ये XY से XY कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से -3x और +2y = क्या हो जाएगा, माइनस में 6 है, इधर आने पे ये प्लस में 6 आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। आप यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आप यहाँ पे समझिए,
देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को हमें अब x और y का मान ज्ञात करना है। x और y को मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखेंगे 3x है, और एक पद को हमें काटना होता है। अगर हम विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें एक पद को काटना होता है, चाहे y वाले टर्म को काटिए या x वाले टर्म को, तभी ना हमारा मान निकलेगा बाबू। तो यहाँ से 3x है, यहाँ पे भी 3x है, सेम मिल रहा है। अब देखिए चिन्ह का हम देखते हैं, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो कट जा रहा है ना, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर तो फर्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकेंड है माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये 3x कट जाएगा, ये प्लस में है और ये प्लस में और ये माइनस में है, घट जाएंगे। घटेगा तो 2y में से y जाएगा तो y आएगा, लेकिन बड़ा वाला संख्या 2 है, इसके पीछे प्लस है तो प्लस लगेगा, तो प्लस तो नहीं लिखते हम लोग, तो यहाँ से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। 3x माइनस वाई की जगह पे 9 रखेंगे इक्वल टू 3। अब यहाँ से 3x इक्वल टू 3, माइनस में 9 है, इधर आने पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 9 यानी कि प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ से 3x इक्वल टू 12 आ जाएगा। इन दोनों को 3 और 9 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा ना बाबू। तो यहाँ से 12, तो यहाँ से x इक्वल टू 12 और ये मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ पे, तो इस साइड लाएंगे तो ये डिवीजन हो जाएगा यानी कि भाग हो जाएगा। तो ये 3 से कितना मर्त में जाएगा, 4 मर्त में, 3 4 जा 12। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया, 4। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए आप क्या लिखेंगे था, पंक्तियों की संख्या। क्या हुआ, पंक्तियों की संख्या x माने थे और x का मान 4 निकला, तो पंक्तियों की संख्या x 4 हो जाएगा तथा प्रत्येक, क्या पूछ रहा है प्रश्न, विद्यार्थियों की संख्या। चलिए विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है तो ये हमें नहीं निकालना है, हमें जो पूछ रहा है वो निकालेंगे। अतः विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या पूछते तो वो डायरेक्टली लिख देते। अब विद्यार्थियों की संख्या x y है, तो x कितना निकला है 4 और y कितना निकला है 9, तो ये 36 यानी कि 4 और जब 9 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 36। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 से समझेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।